कि आप विसल ब्लोअर रहे हैं इस सारे मसले में और लोगों को जगाने में भी अहम भूमिका रही। आपको क्या लगता है ठाकुर साहब, आपने भी खूब चीखे थे आप उस दौर में, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गया कि इन्होंने एमपी का चुनाव भी लड़ा था। मेरा ये सवाल है ठाकुर साहब कि आप इसको कैसे देखते हैं जो ये विकास हो रहा है। राजनीतिक बात नहीं करना चाहता इस मुद्दे को लेके, क्योंकि ये जो कानून था 2013 कानून, और इसलिए इसको बोला था राइट टू फेयर कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। हिमाचल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2015 को एक वो नोटिफिकेशन निकाली जिसमें फैक्टर 1 लग गया, और आज 2025 हो गया, पिछले 10 सालों में वो फैक्टर 1 ही है। फैक्टर 1 जो है वो इलीगल है, वो सिर्फ शहरी इलाकों में है, ग्रामीण क्षेत्र में फैक्टर 2 लगेगा। हिमाचल ही ऐसा प्रदेश रहा है जिसमें आज भी फैक्टर 1 है जो कि गैर कानूनी है। फैक्टर 2 जिसकी बात कर रहे हैं उसमें 4 गुना मुआवजा है, जिंदगी का मुआवजा, सपनों का मुआवजा तो खैर कोई नहीं हो सकता। एक तरह से लानत भेजने वाले हालात जो हैं वो हिमाचल की सरकार चाहे जो मर्जी हो उनके ऊपर बनते हैं, क्योंकि अपने ही लोगों की नहीं सुनते ये लोग। जब ये कानून है तो कानून है, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। देखिए हम लोग किस सिस्टम में जीते हैं और कौन से लोग हमारे ऊपर राज करते हैं, सबसे बड़ी बात है। ठाकुर साहब आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? एजिटेशन ये लोग देख के राजी नहीं है, लोगों की भावनाओं को ये लोग समझ कर राजी नहीं है, फिर आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ? कि अगर गुनाहगार माना जाए आम हिमाचली का तो कौन आपकी नजरों में आता है कि हिमाचल के नेता लोग जो सियासत वाले हैं, वो राक्षस कौन है जो जमीनों को निगल रहा है? मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एक फौजी से सवाल पूछना मतलब एक साफ जवाब सामने आने की। भगवान स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। हिमाचल इन दिनों कहीं ना कहीं विस्थापन की मार से भी जूझ रहा है, और सरकार विकास के नाम पर एक विनाश लीला का खेल हिमाचल में एटलीस्ट खेलती हुई नजर आ रही है, चाहे वो सरकारें किसी भी दल की रही हो। खैर, मैंने बात करी थी विस्थापन की और जो विकास है उसकी, तो सबसे पहले इसकी चपेट में जो आने का सिलसिला शुरू हुआ था तो ये मंडी वाला जो 4 लेन है उस पर, और वहाँ पर कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर एक विस्लर के रूप में सामने आए, विसल ब्लोअर जिसको कह सकते हैं, और एक मोर्चा खोला, और अब 4 लेन भी बिछते जा रहे हैं और लोगों के अरमान जो है उनकी लाशें भी कहीं ना कहीं बिछती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह से 4 लेन में कई लोग विस्थापित हो गए। जो गग्गल एयरपोर्ट है उसके विस्तार का मसला है, तो ब्रिगेडियर साहब से बात करेंगे। जय हिंद सर। जय हिंद जी, कैसे हैं आप? आशीर्वाद है ठाकुर साहब आपका। तो मैंने जिस तरह से बात की, आप विसल ब्लोअर रहे हैं इस सारे मसले में और लोगों को जगाने में भी अहम भूमिका रही। आपको क्या लगता है ठाकुर साहब, आपने भी खूब चीखे थे आप उस दौर में, और मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना भूल गया कि इन्होंने एमपी का चुनाव भी लड़ा था। तो सारी चीज़ें थी, एक तो वहाँ पर लोग पहुँच नहीं पाते जो कि आम आदमी से जुड़े होते हैं। जिस तरह से आपका एक किस्सा ले लें, आप भी नहीं पहुँचे, और दूसरी तरफ से अगर एक जिसको कह सकते हैं कि जो बड़े नाम सो कॉल्ड इंडस्ट्री के होते हैं वो पहुंच जाते हैं। मंडी इसका उदाहरण है आज की डेट में। तो मेरा ये सवाल है ठाकुर साहब कि आप इसको कैसे देखते हैं जो ये विकास हो रहा है? देखिए, सबसे पहले धन्यवाद आपका। जिस मुद्दे के बारे में जो आप बात कर रहे हैं, मैं इसमें राजनीतिक बात नहीं करना चाहता इस मुद्दे को लेके, क्योंकि ये जो कानून था 2013 कानून, ये 1890 का जो भूमि अधिग्रहण कानून था जिसे काला कानून कहा जाता था, और जिसके तहत लोगों को जो फेयर कंपनसेशन की जो बात करते थे वो लोगों को नहीं मिलता था। तो भारत के इतिहास में ये पहली बार 2013 को एक कानून बना कि जो भूमि जो कि किसानों से ली जाती है पब्लिक पर्पस के लिए, उसको जो है फैक्ट जो उसकी कीमत है वो उसको दी जाए, ताकि वो अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सके, कम से कम उस कीमत में उस तरह की ज़मीन ले सके जी। और इसलिए इसको बोला था राइट टू फेयर कंपनसेशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013। इसमें बड़ी चीज़ें सारी साफ है कि भाई फेयर, उन्होंने बड़ा साइंटिफिकल उसमें फार्मूला निकाला था कि फैक्टर अगर मान लो 100 रुपये कीमत है तो 100 रुपये नहीं दी जाएगी, फैक्टर 2 दिया जाएगा 2 गुना, और उस पर सोलिटियम लगा के वो 100 रुपये 400 रुपये बन जाएगा। हिमाचल गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2015 को एक वो नोटिफिकेशन निकाली जिसमें फैक्टर 1 लग गया, और आज 2025 हो गया, पिछले 10 सालों में वो फैक्टर 1 ही है। और जबकि हाई कोर्ट्स, केंद्र की सरकार, मोदी जी की सरकार और बॉम्बे हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि फैक्टर 1 जो है वो इलीगल है, वो सिर्फ शहरी इलाकों में है, ग्रामीण क्षेत्र में फैक्टर 2 लगेगा। और जो जैसा आपने कहा कि मैंने बहुत बड़ा संघर्ष किया, चाहे तभी कहा कि मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी खुद की ज़मीनें गई हैं, पूरा हिमाचल इफेक्ट है।
बाकी प्रदेशों ने भी ये गलती की, उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया और उन्होंने फैक्टर 2 लगा दिया। मुझे समझ नहीं आता है कि हिमाचल ही ऐसा प्रदेश रहा है जिसमें आज भी फैक्टर 1 है जो कि गैर कानूनी है। मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ ये कह रहा हूँ। ठाकुर साहब, आपने इसका हाई कोर्ट का भी रुख किया था 2015 में। मैं निजी तौर पे, हम 2-3 और किसान मिलकर हाई कोर्ट में गए हैं। हाई कोर्ट में सारे केस टैग हो गए हैं। अब ये भी दुर्भाग्य है हमारे न्यायालयों का कि जो समय लगता है इन चीज़ों के ऊपर, अब सड़क भी बन चुके, सब क्यों बन चुके। लेकिन मुझे इतना ये है क्योंकि ये कानून है, भले ही देर से होगा, सब इसमें समय लगेगा, लेकिन फैक्टर 2 तो कानूनी अधिकार है जो मिलेगा। और ये देखिए, अगर कल दिन मिला 10 सालों के बाद, कितना ब्याज पीछे से देना पड़ा, तो सरकारों ने खटा क्या। बिल्कुल, बात सही है कि फैक्टर 2 जिसकी बात कर रहे हैं उसमें 4 गुना मुआवजा है। ज़िंदगी का मुआवजा, सपनों का मुआवजा तो खैर कोई नहीं हो सकता, लेकिन इसे बेशर्मी ही कहूँगा, आप चाहे राजनीतिक बात करें या ना करें। लेकिन क्योंकि राजनीतिक इसके साथ समाज भी जुड़ा होता है और समाज की भी हालत इसी तरह की रहती है, तो मैं तो इस बात को कहूँगा कि एक तरह से लानत भेजने वाले हालात जो हैं वो हिमाचल की सरकार चाहे जो मर्जी हो उनके ऊपर बनते हैं, क्योंकि अपने ही लोगों की नहीं सुनते ये लोग। केंद्र सरकार लिखित में चीफ सेक्रेटरीज को कह चुकी है कि बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला है, आप जो है इसको लेटर एंड स्पिरिट पालन करिए। और किसी भी सरकार ने हिमाचल में इसको नहीं पालन किया, ये कहकर कि इसका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा। ये चीज़ बॉम्बे हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई ये इरेलेवेंट है, ये कीमत की और नहीं कीमत की बात नहीं है। जब ये कानून है तो कानून है, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। वही चीज़ आ गई। हाँ, देखिए हम लोग किस सिस्टम में जीते हैं और कौन से लोग हमारे ऊपर राज करते हैं। सबसे बड़ी बात है, ब्रिगेडियर साहब कारगिल वार हीरो रहे हैं, देश के लिए लड़े, लेकिन देश की सरहद को बचाने में कामयाब रहे। अपनी ज़मीन की जो हद है, जिस ज़मीन पर ये पले बड़े, उसको बचाने के लिए इन लोगों को हाई कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है, न्यायालय का सहारा लेना पड़ रहा है। और जो नेता लोग हमारा माई बाप बनने की कोशिश करते हैं, हमारा एक तरह से कहें कि तुम्हारे ज़मीनी खुदा हम हैं, ये साबित करने की बात करते हैं, तो वो एक तरह से फेलियर साबित हो चुके हैं। ठाकुर साहब, आपको क्या लगता है कि इसका हल क्या है? एजिटेशन ये लोग देख के राजी नहीं है, लोगों की भावनाओं को ये लोग समझ कर राजी नहीं है, फिर आम आदमी आखिर जाए तो जाए कहाँ? इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि जो मान लो एलओ ने आपको मुआवजा दे दिया, उसके पास, डिविजनल कमिश्नर्स के पास जो अपीलें पड़ी हुई हैं, पिछले 3-4 सालों से अपीलें पड़ी हैं, अभी तक वहाँ फैसला नहीं हो रहा। और आप जो कोर्ट है उसमें तब तक नहीं जा सकते जब तक अपील यहाँ से बहाल नहीं होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, क्या अंदाज़ा तो यही है कि होना तो इसका हल राजनीतिक हल होना चाहिए, इसलिए हम नेता चुनते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि देर सवेर जो है, अगर इसका न्याय इस स्टेज पे मिलेगा तो अभी आपको कोर्ट से ही मिलेगा। या मैं अनुरोध करूंगा जो सुक्खू सरकार है, वर्तमान सरकार, कि इस बारे में जल्दी कुछ लोगों को बुलाए हिमाचल में, और जो कानून के हिसाब से बनता है वो जो है वो किसानों को दिया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए। चलिए ठाकुर साहब, आपके नेता लोग भी आने शुरू हो गए और सारी चीज़ें हैं। लास्ट में एक सवाल लेना चाहूँगा मैं आपके साथ कि अगर गुनाहगार माना जाए आम हिमाचली का, तो कौन आपकी नज़रों में आता है कि हिमाचल के नेता लोग, जो सियासत वाले हैं, वो राक्षस कौन है जो ज़मीनों को निगल रहा है? देखिए, 1 अप्रैल 2015 अगर इस केस में बात करूं, जो नोटिफिकेशन निकाली थी, मैं तो कहूँगा कि उस समय की जो सरकार थी, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन आज भी लागू है। और जो कुछ एक जो सरकारी मुलाजम है, शायद ये नया कानून था, उस टाइम उस तरह अवेयरनेस नहीं थी, तो इसलिए कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी भी गुनाहगार है और हमारे नेता और खास करके उस समय की सरकार गुनाहगार है, जिसकी नोटिफिकेशन अभी भी चल रही है। वो मैं मान रहा हूँ सर, नोटिफिकेशन इन्होंने अपने लिहाज से बदलनी हो, नेताओं ने अपने लिए भत्ते बढ़ाने हो, वेतन का वो करना हो, तब तो नोटिफिकेशन चेंज हो जाती हैं। बदली की जा सकती है, बदली तो करनी चाहिए। यहाँ पर क्या लग रहा है, मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ कि एक फौजी से सवाल पूछना मतलब एक साफ जवाब सामने आने की। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि आप जैसे वर्तमान सरकार है, केंद्र को इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। केंद्र कह रहा है कि आप जो कानून के मुताबिक फैक्टर दो, और यहाँ तो कांग्रेस की सरकार है। मैं फिर कहता हूँ, सुक्खू सरकार से हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूँ सब किसानों की तरफ से, जो इस फैक्ट्री किसान है, कि कानून के मुताबिक वो भीख नहीं मांग रहे हैं, आपसे कुछ अलग चीज नहीं मांग रहे। जो कानून में प्रावधान 2013 में इस कानून में किया है, जो बाकी प्रांतों को भी मिला है, वो हिमाचल के प्रांत के किसानों को भी दे। थैंक यू सर, जय हिंद। और आपने वक्त दिया मेरे को, इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी ब्रिगेडियर साहब। आपने पकड़ ही लिया तो धन्यवाद। चलो, तो मैं वही चीज़ लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि शर्म कर लो यार।
आप लोगों की ज़मीनें, चाहे वो सियासत की हों, चाहे वो आपके फाइनेंशियल हों, चाहे दूसरी हों, वो आपको हमेशा हरी भरी चाहिए नेताओं। लेकिन जब आम आदमी की ज़मीन की बात आती है, उसके सपनों की बात आती है, तो वो कौन कौन सा दरवाज़ा खटखटाएगा। कारगिल वार के हीरो हमारे साथ है, इन्हें सल्यूट है। और आप लोगों को क्या करना चाहिए, ये जो अब इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे वो बताइएगा कि नेताओं को किस तरह से उनका अभिवादन करना चाहिए। इनके लिए तो सल्यूट भी है, ये जान मांगे जान हाजिर है, लेकिन नेताओं के लिए आप क्या हाजिर करना चाहेंगे इनकी सेवा में, ज़रूर बताइएगा। क्योंकि 5 साल का जो इनका वक्फा होता है सत्ता का, उसमें ये लोग एक तरह से कहा जाए कि अंधे हो जाते हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट अपने व्यक्ति विशेष के नजर आते हैं। चाहे जयराम ठाकुर की सरकार थी तो तब बल्क एयरपोर्ट था, अब सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है तो गग्गल एयरपोर्ट है। लेकिन आम आदमी के लिए कौन सा पोर्ट है। हवाई सेवाओं की बात करते हैं, इतने हेलीपोर्ट बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, जरा सड़कों की हालत देखिए, HRTC के जो जहाज हैं आपके, उनकी हालत देखिए, फिर तय कीजिएगा कि हमारे ऊपर आखिर राज करने वाले लोग हैं कैसे। धन्यवाद जी नमस्कार, मेरा नाम बॉबी शर्मा है और मैं सिरमौर से बिलोंग करता हूँ, सिरमौर फारिपुरदार। और मैंने जब भूषण ज्वेलर का लकी ड्रॉ होना था उससे एक दिन पहले ही अपने वाइफ के लिए एक चेन ली थी और मुझे उसमें 9 कूपन मिले थे। उस पर रहा कि मेरी एक गाड़ी निकली हुई है, तो मैं इसके लिए भूषण ज्वेलर का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे 9 कूपन दिए और 9 कूपन में उसमें एक लकी पर्सन में निकला। भूषण ज्वेलर का देखा जाए तो यहाँ पे मैं करीब 4-5 सालों से विजिट कर रहा हूँ। मेरे जो कस्टमर है, मैं भी फील्ड में काम करता हूँ, उन लोगों को भी मैं बताता हूँ कि जो भी गोल्ड परचेज करना है तो भूषण ज्वेलर में आए। इनका मेकिंग चार्जेस और सारा कुछ गोल्ड, प्योर गोल्ड मिलता है। तो मैं लोगों को भी यही अपील करना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा भूषण ज्वेलर की विजिट करें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू सो मच।